गुरुदेव, कृपया हड़प्पा सभ्यता की लिपि, माप तौल और संस्कृति पर प्रकाश डालिए। वत्स। हड़प्पा संस्कृति में लेखन की पद्धति विकसित हुई थी। सामान्यतः इस लेखन के नमूने मुहरों पर मिलते हैं। कुछ लेख मिट्टी के बर्तनों पर भी पाए गए हैं। किसी अन्य प्रागैतिहासिक लिपि के साथ इसकी समानता नहीं पाई जाती। गणना करके देखा गया है कि कुल 400 अक्षरों का प्रयोग होता था। एक ही अक्षर के परिवर्तित रूपों को छोड़ देने पर कुल अक्षरों की संख्या 250 रह जाती है। दुर्भाग्यवश इन लेखों का पाठोद्धार अभी तक संभव नहीं हो पाया है। यदि यह संभव हो जाए तो इस संस्कृति के बारे में नई जानकारी मिलने की संभावना है। वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए बाटों का प्रचलन था। बाटों के वजन एकदम सटीक रखे जाते थे। बड़े आकार के बाट वस्तुओं को तोलने के लिए रखे जाते थे। छोटे आकार के बाट आभूषण और मनके तोलने के लिए इस्तेमाल होते थे। मोहनजोदड़ो में मनकों की दुकान में बहुत से छोटे वजन के बाट पाए गए हैं। लंबाई मापने के लिए भी पैमाने का इस्तेमाल होता था। 2 अलग प्रकार के पैमाने मिले हैं। मोहनजोदड़ो में एक पैमाना मिला है। उसकी लंबाई 13.2 इंच है। हड़प्पा में कांसे से बना एक पैमाना मिला है जिसकी लंबाई 20.62 इंच है। ऐसा लगता है कि दोनों प्रकार के पैमाने एक साथ इस्तेमाल होते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में कई प्रकार के आभूषण भी खोजे गए हैं। सोने के गहने, मनके और विभिन्न बहुमूल्य पत्थरों से बने आभूषणों का उपयोग होता था। हरे रंग के पत्थर, जेड और लाजवर्द, लैपिस लाजुलिए के आभूषण उपयोग किए जाते थे। सोने की पट्टिकाएं, सोने के बाजूबंद, सोने के शंकु के आकार के आभूषण, कानों की बालियां, गले के हार और कमरबंद जैसे कई प्रकार के आभूषण खोजे गए हैं। इस संस्कृति में तांबे या तांबे और टिन के मिश्रण से बनी धातु की वस्तुओं और हथियारों का उपयोग किया जाता था। हथियार मुख्य रूप से 2 विधियों से बनाए जाते थे, ढलाई द्वारा और पीट कर आकार देकर। पुरातात्विक साक्ष्यों के रूप में कुल्हाड़ियां, भाले के फलक, मछली पकड़ने के कांटे और दर्पण आदि पाए गए हैं। प्राचीन काल में इस उच्च कोटि की सभ्यता का निर्माण करने वाले लोग किस मानव प्रजाति के थे, इस संबंध में कुछ जानकारी मिलती है। स्टुअर्ट पिगट के अनुसार प्राप्त कंकालों की खोपड़ियों का अध्ययन करने पर अनुमान होता है कि वे मुख्यतः आद्य ऑस्ट्रेलॉइड वर्ग के थे। इनका ललाट अपेक्षाकृत अविकसित और नासिका अधिक चौड़ी नहीं थी। डॉक्टर बिरजा शंकर गुह ने प्रारंभ में इन्हें ऑस्ट्रेलॉइड माना, किंतु बाद में इन्हें कॉकेशॉइड प्रजाति का बताया। इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रकार की खोपड़ियां भी मिली हैं जो आधुनिक भारत के आदिवासियों से साम्य रखती हैं। कुछ कंकाल ऐसे भी मिले हैं जिनसे संकेत मिलता है कि उनका सिर लंबा और नासिका संकरी थी। फ्रीडरिक्स और मूलर के मतानुसार वे आद्य आर्मेनॉइड थे। कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश निवासी आद्य ऑस्ट्रेलॉइड वर्ग के ही थे। सिंधु घाटी के ये लोग लगभग 1000 वर्षों तक अपनी उच्च संस्कृति को अक्षुण्ण रखते हुए निवास करते रहे। इसके बाद प्रमाण मिलता है कि अनुमानतः ईसा पूर्व 15वीं शताब्दी में पश्चिम से एक नई जाति आकर उन्हें पराजित कर दिया। अनुमान लगाया जाता है कि यही वैदिक संस्कृति के वाहक आर्य जाति थी। अब प्रश्न ये है कि ये आर्य जाति कहां से आई? प्रतीत होता है कि तुलनात्मक भाषा विज्ञान की सहायता से इसका एक समाधान किया जा सकता है। 1767 ईस्वी में कुर्दू ने देखा कि संस्कृत भाषा का ग्रीक और लैटिन भाषाओं के साथ काफी सादृश्य है। सर विलियम जोन्स एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे। उन्होंने सर्वप्रथम अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद किया। ये सादृश्य उनका भी ध्यान आकर्षित करता है। इस सादृश्य के आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया कि ये भाषाएं किसी एक प्राचीनतर भाषा से उत्पन्न हुई हैं। 1813 ईस्वी में बॉप ने इस विषय पर शोध करके यह निश्चित निष्कर्ष निकाला कि इस अनुमान के पक्ष में प्रबल तर्क हैं। उन्होंने इन भाषाओं को भारत यूरोपीय समूह की भाषा का नाम दिया। इन भाषाओं के मौलिक शब्दों जैसे पारिवारिक संबंध सूचक और संख्यावाचक शब्दों में परस्पर आश्चर्यजनक समानता दिखाई देती है। उदाहरण के लिए संस्कृत का पितृ शब्द लैटिन में पाटेर, अंग्रेजी में फादर, जर्मन में फाटेर और फ्रांसीसी में पेर हो गया है।
संस्कृत शतम लैटिन में सेंटुम है। संस्कृत त्रि अंग्रेजी में थ्री, जर्मन में ड्राई, फ्रांसीसी में त्रवा आदि। इन समानताओं के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि इन सभी भाषाओं के बोलने वालों का एक समान पूर्वज था और वे एक ही भाषा बोलते थे। बाद में जनसंख्या वृद्धि के दबाव में जब वे विभिन्न दिशाओं में फैल गए तो उनकी भाषा परिवर्तित होकर एक दूसरे से भिन्न हो गई। अनुमान किया जाता है कि यह पूर्वज समूह कृषिजीवी था। उन्होंने घोड़े को पालतू बनाया था, तांबे और कांसे का उपयोग जानते थे तथा मानव रूप में कल्पित देवताओं की पूजा करते थे। उदाहरण स्वरूप, वैदिक युग में वर्णित अश्वमेध यज्ञ जैसा अनुष्ठान अल्ताई तुर्कों में आज भी प्रचलित है और आयरलैंड में 12वीं ईस्वी शताब्दी तक प्रचलित था।